हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन चैनल में। आज हम सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर स्विच केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है स्विच केस, इसे कैसे यूज करना है। स्विच स्टेटमेंट का बेसिक यूज भी हमारे इफ स्टेटमेंट की तरह ही है। जैसे हमारा इफ स्टेटमेंट कंडीशन को चेक करके उसके आधार पर रिजल्ट को जनरेट कराता था। अगर कंडीशन ट्रू होती थी ऐसे केस में हम कुछ प्रिंट कर सकते थे, अगर गलत होती है तो दूसरी कंडीशन को भी चेक कर सकते थे, या फिर गलत होने के केस में किसी एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते थे। उसी प्रकार से हमारा स्विच स्टेटमेंट भी यहाँ पर किसी एक कंडीशन को चेक करेगा और कंडीशन के आधार पर रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। मैं समझता हूँ कि बोल करके आप लोगों को समझाया नहीं जा सकता और आप लोग अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे, तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं कि हमारा स्विच केस किस प्रकार से काम करेगा। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं कि हमारा इफ स्टेटमेंट किस प्रकार से काम करेगा। तो यहाँ पर स्विच केस भी हमारा इफ स्टेटमेंट की तरह ही यूज किया जाता है। कैसे? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यूजर ने एक वैल्यू दी। लेट्स सपोज कि एनो वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू आती है। यूजर से हमने एक नंबर ले लिया। लेट्स सपोज कि 1 से 7 के बीच का कोई भी संख्या यहाँ पर एनो के अंदर यूजर देने वाला है। अब यूजर चाहे 1 दबाए, 2 दबाए, 3 दबाए, 4 दबाए, 5, 6 या 7, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू एनो के अंदर आएगी और जो भी वैल्यू एनो के अंदर आएगी हम उसको अपने स्विच के पास भेजने वाले हैं। किस प्रकार से लिखना है चलिए देखते हैं। यहाँ पर यूजर से वैल्यू ले ली जाएगी। चलिए लिख देता हूं मैं। वॉइड मेन के अंदर आएंगे। मेन के अंदर आने के बाद सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। लेट्स सपोज एनो वेरिएबल है तो हमारे पास एनो वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद टर्बो सी में CLR फंक्शन लगाया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ताकि प्रीवियस आउटपुट कंसोल विंडो पर जो भी आएगा उसे इरेज करके हमारा फ्रेश स्क्रीन पर आउटपुट दिया जाए। प्रिंटफ लगाया। प्रिंटफ के अंदर हमने यूजर से कहा कि एंटर अ नंबर, और चाहे तो आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1-7 लिख सकते हैं ताकि यूजर समझ जाए कि उसे 1 से 7 के बीच में ही कोई ना कोई संख्या इनपुट करनी है। आप यहाँ पर ये वाला ब्रेक्स न लगाएं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोलन लगाकर हम अपने पैरेंथेसिस को बंद करते हैं और सेमीकोलन लगाते हैं। फिर स्कैनफ लगाया और यूजर से वैल्यू ले ली। एनो इंटीजर था इसलिए %d लगाया और यहाँ पर $एनो लिख दिया। याद होगा आप लोगों को एम्परसेंड क्यों लगाया है स्कैनफ के अंदर, ताकि हम एनो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यूजर से ले रहे हैं उसे एनो के एड्रेस पे स्टोर किया जाए। एम्परसेंड इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसे रेफरेंस ऑपरेटर भी कहा जाता है और इसे रेफरेंस ऑपरेटर भी बोला जाता है। चाहे रेफरेंस ऑपरेटर आप बोलिए चाहे एड्रेस ऑपरेटर बोलिए, मतलब है कहने का कि ये मेमोरी में जाता है और ब्लॉक का जो भी एड्रेस होता है उस एड्रेस पे जाकर के वैल्यू को स्टोर करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। हमने लगाया स्विच केस को हम स्मॉल में लिखेंगे, सब कुछ स्मॉल में है, कुछ भी कैपिटल नहीं होगा। पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम एक वेरिएबल को भेजते हैं। जो भी एनो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है यानी कि एनो वेरिएबल को ही हम उठाकर यहाँ पर भेज देते हैं इस तरह से। उसके बाद लगाएंगे कर्ली ब्रेस नीचे जाकर लास्ट में बंद होगा और इसके अंदर दबा करके यानी कि इंडेंट करके केसेस लिखे जाते हैं। लिखेंगे केस, फिर एक केस के अंदर एक नंबर, जैसे कि 1 कोलन कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दिया। इसी तरह से केस 2 कोलन कोई स्टेटमेंट लगा दिया। केस 3 कोलन कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दिया। इसी तरीके से आप मल्टीपल केस लिख सकते हैं। आपको स्विच वर्ड ऐसे का ऐसे ही लिखना है, आप यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकते। ब्रैकेट लगाना ही है। वेरिएबल आप बदल सकते हैं, कौन सा वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं बाहर वो वेरिएबल आप यहाँ पर भेज सकते हैं। जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस स्विच के अंदर आ जाएगी। स्विच का ब्लॉक कर्ली ब्रेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में जाकर के बंद होगा। अब स्विच के अंदर जाने पर केसेस होते हैं। केस की जगह केस ही लिखना है और वो भी स्मॉल लेटर में ही लिखना है। सी बड़ा या फिर कोई भी अन्य लेटर बड़ा होगा ऐसा नहीं है। केस लिखेंगे उसके बाद स्पेस दे करके एक वैल्यू लिखेंगे। अब ये वैल्यू कौन सी होंगी? जो भी यूजर वैल्यू देने वाला है उन्हीं संख्याओं में से सभी संख्याएं होंगी। जैसे 1 से 7 के बीच की कोई संख्या हम इनपुट करवा रहे हैं यूजर से, जितने भी केस होंगे वो 1 से लेकर के 7 के बीच में होंगे। यानी कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 5, 6, 7 तक हमारे पास 7 केसेस अवेलेबल होंगे। और यूजर लेट्स सपोज कि 1 देता है तो 1 नंबर वाले केस के चला दिया जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए
NO के अंदर लेट्स सपोज कि यूजर ने दिया 1, तो यहाँ पर आया 1 और उस 1 को जो भी NO के अंदर वैल्यू आ रही है उसको केस के आगे लिखे गए संख्या से मैच कराया जाता है। अगर NO के अंदर 1 आया है तो 1 वाले केस को मैच करा दिया जाएगा और इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर इसके अंदर आता है 2, तो यहाँ पर 2 वाले केस की संख्या यानी कि इस वैल्यू को मैच करा दिया जाएगा और इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। और इसी तरीके से NO के अंदर 3 आता है तो 3 वैल्यू को एग्जीक्यूट करा देंगे, 4 आता है तो 4 को चला देंगे एंड सो ऑन। यानी कि कहने का बस इतना सा मतलब है कि NO के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको केस के आगे लिखी गई संख्या से मैच करा करके उस केस को ही चला दिया जाएगा, बाकी कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स सपोज कि हम केस 1 को चलाते हैं तो उस समय हम लिख रहे हैं printf। अब A के 7 के बीच में क्या होता है, दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो हम केस 1 पर यानी कि पहला दिन है अगर, तो हम यहाँ पर संडे प्रिंट कराना चाहते हैं तो संडे प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या होगा, प्रिंट करने के बाद हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर केस को अंदर जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं आप एक स्टेटमेंट लिखें या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखें, लास्ट में हमें ब्रेक लगाना है। ब्रेक कीवर्ड के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है ये मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इसी तरीके से अगर केस 2 है तो केस 2 में हमारा सेकंड दिन यानी कि दूसरा दिन लग जाता है, तो दूसरे दिन में हम मंडे प्रिंट करा देना चाहते हैं और इसे प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पर भी ब्रेक लगाएंगे। इसी तरीके से थर्ड में हम ट्यूसडे प्रिंट कर सकते हैं और ट्यूसडे प्रिंट होने के बाद फिर से ब्रेक लगाएंगे। यानी कि जितने भी केसेस होंगे उनमें जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद यानी लिखने के बाद हम लास्ट में लगाएंगे ब्रेक। फिर केस 2 जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं आप लिखिए, लास्ट में लगाएंगे ब्रेक। फिर केस 3 जितने स्टेटमेंट लिखने हैं लिखें, उसके बाद ब्रेक। और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इंडेंट करके आप लोगों को भी इसी तरीके से लिखना है। इंडेंटेशन का आप लोग खास तौर से ख्याल रखिए कि भाई इस सिद्धांत में अगर हमारा स्विच लिखा जा रहा है तो कर्ली ब्रेस लगने पर हमें एक टैब अंदर जाना है और सभी केसेस एक के नीचे एक लिखे गए हैं और केस के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को फिर से हमने एक टैब अंदर दबा दिया और जितने भी अंदर वाले स्टेटमेंट है वो एक सिद्धांत में है। तो प्लीज प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ अपने कोड को लिखें ताकि आप लोगों का कोड साफ सुथरा हो और आप लोग ही उस कोड को चाहे 10 दिन के बाद चाहे 10 महीने के बाद खोलें, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि आप लोगों ने क्या लिखा है, कौन सा ब्रेस कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कौन सा ब्रेस कहाँ बंद हो रहा है, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाए। अगर आप लोग हौच पौच लिखेंगे, एक ही सिद्धांत में सब लिखेंगे तो आप लोग ढेर सारे कर्ली ब्रेस हो जाने पर आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा कर्ली ब्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर बंद हुआ। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने स्विच स्टेटमेंट को। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि भाई हमारे पास अगर वेरिएबल जो भी भेजा जा रहा है स्विच के अंदर वो अगर इंटीजर है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होंगी वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर के अलावा यहाँ पर आप वेरिएबल को कैरेक्टर भी ले सकते हैं। अगर CHAR कैर लगाया हुआ है आपने तो यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है %C लगाना पड़ेगा और उस वेरिएबल के अंदर आप कोई कैरेक्टर वैल्यू ही देंगे और कैरेक्टर को सिंगल कोट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी केस हैं वो नंबर ना होकर के सिंगल कोट में कैरेक्टर बन जाएंगे। लेट्स सपोज कि आप वॉवेल इनपुट करवाना चाहते हैं तो A-E-I-O-U सब कैरेक्टर ही है, तो यहाँ पर कोई एक वॉवेल मैच करेगा। लेट्स सपोज कि NO के अंदर एक वॉवेल आया A, लेट्स सपोज कि O, तो O एक कैरेक्टर है तो हम यहाँ पर A सिंगल कोट में देंगे, E सिंगल कोट में देंगे, O सिंगल कोट में देंगे। तो यहाँ पर सारे केसेस में जो भी वैल्यू होगी वो सिंगल कोट के अंदर लिखी जाएगी। और यहाँ पर भी जैसे इफ के अंदर लास्ट में एल्स लगता था कि इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो उसे एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा और अगर गलत है यानी कि फॉल्स है तो ऐसे केस में एल्स होता था जिसे बिना कुछ चेक किए चला दिया जाता था। उसी तरीके से यहाँ स्विच के पास भी डिफॉल्ट एक कीवर्ड होता है। जैसे केस लिखा गया है उसी तरह से हम लास्ट में लगाते हैं डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के साथ भी लगाएंगे कोलन और कोलन के बाद अपने स्टेटमेंट, चाहे एक स्टेटमेंट हो चाहे 2 स्टेटमेंट या 10 स्टेटमेंट हो, आप सभी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ध्यान है डिफॉल्ट लास्ट में लगता है तो इसके बाद यहाँ पर हमें ब्रेक लगाना कोई जरूरी नहीं है। अब बात आती है कि भाई इफ की तरह ये इतने सारे केसेस को रखता है अगर, तो इनमें से क्या सभी चल जाएंगे? सभी नहीं चलेंगे। अगर आप ब्रेक को इस्तेमाल कर रहे हैं हर केस के अंदर तो कोई एक ही केस चलेगा और एक केस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने के बाद लास्ट में ब्रेक कर दिया जाएगा और ब्रेक करने पर हमारा कंट्रोल स्विच से बाहर निकल जाएगा। तो केवल कोई एक ही केस को मैच करके उसे ही चलाया जाएगा या एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। अगर कोई केस मैच नहीं करता है यानी कि कोई भी केस नहीं चलता है तो ऐसे केस में हमारे पास डिफॉल्ट मौजूद है। डिफॉल्ट में जो भी हमने लिखा होगा वो चला दिया जाएगा और चलाने के बाद हमारा स्विच से बाहर कंट्रोल निकल जाएगा। अच्छा,
और डिफ़ॉल्ट नहीं लगाया मान लिया, और हमारा कोई भी केस मैच कर गया तब तो वो केस चल जाएगा और ब्रेक करके हम बाहर आ जाएंगे स्विच से। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट नहीं लगा है, उस केस में हमारा कोई केस मैच नहीं करता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब कोई केस मैच ही नहीं किया और डिफ़ॉल्ट भी नहीं है प्रिंट करने के लिए, तो हमारा स्विच से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और कोई भी आउटपुट नहीं प्रिंट होगा। आगे देखते हैं कि भाई स्विच केस के अंदर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कैरेक्टर या फिर इंटीजर वैल्यू का। आप देना चाहें तो फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन स्ट्रिंग्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, कि भाई सब स्विच के अंदर लग रहा है ब्रेक स्टेटमेंट। आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन कई लोग नहीं भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई ब्रेक कीवर्ड का क्या इस्तेमाल है। देखिए, ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, जब भी कर्ली ब्रेस स्टार्ट और क्लोज होता है तो बनता है एक ब्लॉक। अब ये कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड क्लोज कब होता है भाई, आगे चलकर हम लूप पढ़ेंगे तो लूप में भी होता है, इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ा तब भी होता है, वर्ड में फंक्शन लगा रहे हैं तो फंक्शन भी स्टार्ट होगा और आखिरी में जाकर कहीं ना कहीं बंद होगा। तो जब भी कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड क्लोज होगा किसी भी चीज़ की मदद से, तो बनता है एक ब्लॉक, और एक ब्लॉक के अंदर अगर हम ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रेक कीवर्ड हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ब्रेक कीवर्ड को हम अक्सर लिखते हैं किसी कंडीशन की चेकिंग करने पर। अब वो इफ भी हो सकता है, जैसे स्विच भी हो सकता है। यहाँ पर कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो ऐसे केस में ब्रेक के पास जाएगा, और ब्रेक क्या करेगा, तब कंडीशन के ट्रू होने के केस में ब्रेक चलेगा, और ब्रेक क्या करेगा, जिस भी ब्लॉक के अंदर उसे लिखा गया है उस ब्लॉक से हमारा कंट्रोल बाहर निकल जाएगा। यानी कि हमारी प्रोग्रामिंग या फिर कंपाइलर का जो ध्यान होता है उसे बाहर निकाल देगा, और ब्रेक के बाद जितने भी स्टेटमेंट लिखे गए होंगे उस ब्लॉक के अंदर उन सबको स्किप करके तुरंत बाहर आ जाएगा। और बाहर अगर कोई आउटपुट स्टेटमेंट लिखा गया है या फिर कोई भी स्टेटमेंट लिखा गया है तो उसे एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, और अंदर के सारे स्टेटमेंट स्किप हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी हो रहा है कि स्विच के पास एक वैल्यू आई इस वेरिएबल के थ्रू, और जो भी वैल्यू आई है उसे केस के आगे लिखे गए इस वैल्यू से मैच कराया गया। जो भी वैल्यू मैच हो गई उसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को चला दिया गया, और ब्रेक जैसे ही लगाया गया तो ब्रेक क्या करेगा, ब्लॉक को बाहर कंट्रोल को निकाल देगा। यानी कि जब इस स्विच का कर्ली ब्रेस मान लिया यहाँ पर बंद हो रहा है तो ये ब्रेक क्या करेगा, जंप करके बाहर निकाल देगा कंट्रोल को, और बाकी के जितने भी केसेस हैं इनको स्किप कर दिया जाएगा, यानी कि छोड़ दिया जाएगा। इनके ऊपर हमारा कंट्रोल ध्यान ही नहीं देगा, इनको चेक ही नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मान लिया हमारा अगला ये ओ वाला केस मैच करता है तो यहाँ पर भी इसी तरह से लास्ट में ब्रेक लगा होगा। तो भाई यहाँ पर भी क्या होगा कि ओ वाले केस के अंदर लिखे गए जितने भी स्टेटमेंट हो गए उनको चलाया जाएगा, और लास्ट में जैसे ही ब्रेक पाएगा तो ब्रेक क्या करेगा, अपने कर्ली ब्रेसेस के ब्लॉक के बाहर कंट्रोल को निकाल देगा, और यहाँ पर आने के बाद नीचे लिखे गए अगर स्टेटमेंट हैं तो उन स्टेटमेंट को चला दिया जाएगा, वरना इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखा गया होगा वो सारा का सारा हिस्सा नहीं चलाया जाएगा। तो ब्रेक कीवर्ड का काम यही होता है कि जिस भी ब्लॉक के अंदर ब्रेक को लिखा जा रहा है उस ब्लॉक से बाहर कंट्रोल को निकाल देता है, और आगे नीचे लिखे गए जितने भी स्टेटमेंट होंगे उन सबको स्किप कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इफ स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि लेट सपोज कि आप स्विच लिख रहे हैं और सभी केसेस के बाद मैंने जैसे कि बोला कि आपको हर एक इस केस के अंदर लास्ट में ब्रेक लगाना है, और ब्रेक लगाने पर ही क्या होगा कि कोई ना कोई एक ही केस मैच करा करके उस एक केस को चला दिया जाएगा, और बाकी हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा स्विच से, और बाकी कोई केस चलेगा ही नहीं कभी। लेकिन अगर आप ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, किसी में भी ब्रेक को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप किसी भी केस के अंदर ब्रेक को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसे केस में पहले केस को भी चला दिया जाएगा, दूसरे केस को भी चला दिया जाएगा, और तीसरे केस को चलाते चलाते जितने भी केसेस होंगे उन सभी को चला दिया जाएगा, और उन सभी के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को अंदर, चाहे वो आउटपुट प्रिंट कर रहे हो चाहे प्रोसेसिंग कर रहे हो, उन सभी स्टेटमेंट को प्रोसेस करा दिया जाएगा। अब मान लेते हैं कि पहला केस आपने लिखा और यहाँ पर आपने ब्रेक नहीं लगाया, दूसरे केस को लिखते समय लास्ट में आपने ब्रेक लगा दिया, और जो यूजर ने वैल्यू दी एनो के अंदर वो पहले केस की मैच कर गई। यूजर ने कैरेक्टर दिया ए और ए केस मैच हो गया, तो यहाँ पर केस ए के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को चला दिया गया। उसके बाद ब्रेक नहीं पाया तो अगले केस के पास पहुंचा, अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को फिर से चला दिया, उसके बाद ब्रेक पाया, तो ब्रेक यहाँ पर पाने की वजह से जंप करके कंट्रोल बाहर जाएगा और नीचे के सारे स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पर ब्रेक ना लगा होने की वजह से इन दोनों केसेस को ही एग्जीक्यूट करवा दिया गया। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों में ही ब्रेक नहीं लगाते हो, तीसरे में ब्रेक लगा देते हैं, तो यहाँ पर पहला केस भी एग्जीक्यूट होगा, फिर इसके लास्ट में ब्रेक नहीं लगा है तो इसके बाद दूसरे केस में आएगा, दूसरे केस में भी लिखे गए स्टेटमेंट को चलाएगा, फिर ब्रेक नहीं पाएगा तो फिर तीसरे वाले में जाएगा और तीसरे में स्टेटमेंट को चलाएगा,
उसके बाद लास्ट में ब्रेक पाएगा, तब जाकर के फिर कंट्रोल को बाहर भेजेगा। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि आप स्विच केस का किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप हर एक केस के एंड में ब्रेक लगाते हैं तो कोई ना कोई एक केस ही चलेगा, और अगर आप सभी केसेस में या कुछ केसेस में ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जब तक ब्रेक नहीं मिल जाता है स्विच को, तब तक जितने भी स्टेटमेंट या फिर केसेस पाता जाएगा उन सभी केसेस को या स्टेटमेंट्स को चलाता जाएगा। और जब पहला ब्रेक मिलेगा किसी केस के अंदर, वहां से हमारा कंट्रोल ब्लॉक से बाहर निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि स्विच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहां पर भी देख लेते हैं कि स्विच केस को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले टर्बो C++ को ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। स्टार्ट टर्बो C++ पर करेंगे क्लिक एंड हमारा ये टर्बो C++ ओपन हो गया है। फाइल में जाकर के मैं न्यू लेता हूँ। नई फाइल को लेने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ, #include stdio.h #include conio.h void main एंड कर्ली ब्रेसेस लगा करके मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। अंदर आने के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट को किस प्रकार से यूज करना है, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट ch नाम का। CLR SCR फंक्शन को लगाया। वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के बाद आपको CLR SCR फंक्शन को लगाना होता है इसमें, ताकि पुराना आउटपुट क्लियर होकर के नई स्क्रीन पर आउटपुट आपको दिखे। इसके बाद मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, printf एंटर अ नंबर, और यूजर को कौन सा नंबर इनपुट करना है या किस रेंज का नंबर इनपुट करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके दे देता हूँ 1 से लेकर के 7 कि यूजर को 1 से 7 के बीच का ही कोई ना कोई नंबर देना है। कोलन को हटा करके यहाँ लगा देता हूँ लास्ट में और स्पेस दे देता हूँ, ताकि यूजर के सामने जब ये मैसेज आए उसके बाद कर्सर ब्लिंक करता हुआ जब उसे दिखे तो वो कोलन के सिंबल के बाद एक स्पेस आ रहा हो और इस स्पेस के बाद कर्सर ब्लिंक करता हुआ यहाँ पर दिखेगा। नई लाइन पर आते हैं, स्कैनफ लिखते हैं। स्कैनफ के अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर %d देता हूँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पर मैं $ch लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हमने यूजर से एक एंट्री ली है। यूजर के सामने एक मैसेज दिया, एंटर अ नंबर। यूजर एक नंबर देगा, जैसा कि हमने ब्रैकेट में लिख करके दिखा दिया है यूजर को कि 1 से लेकर 7 के बीच का ही कोई ना कोई संख्या उसे देनी है। तो यूजर इस ब्रैकेट में दिए गए 1-7 को देख करके ये समझ जाएगा कि उसे 1 से 7 के बीच का ही कोई ना कोई नंबर देना है। जो भी नंबर यूजर देगा उसे हमने ch वेरिएबल में स्टोर कराया है स्कैनफ फंक्शन की मदद से। उसके बाद हम अपना स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। देखेंगे स्विच पैरेंथेसिस लगाए और ch वेरिएबल जो कि यूजर ने इनपुट दिया था उसको मैं यहाँ पर भेज देता हूँ। स्विच लगाने के बाद मैं कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ। कर्ली ब्रेसेस के बाद अंदर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ केस। टैब की दबाने के बाद केस 1 कोलन लगाएंगे। टैब की अगेन दबाया और यहाँ पर printf दे देता हूँ। printf के अंदर मैंने दे दिया डबल कोट में पहला दिन है। मान लिया 1 से 7 के बीच में हमारे 7 दिन होते हैं, तो मैं केस 1 में पहला दिन दे देता हूँ संडे। \n लगा देता हूँ। आपकी मर्जी, आप लगाना चाहें ना लगाना चाहें \n। फिलहाल यहाँ पर \n को मैंने सिर्फ कर्सर को नई लाइन पे भेजने के लिए लगाया है। उसके बाद मैं ब्रेक लगा देता हूँ, बैक स्पेस दबाया, केस 2 दे दिया, कोलन लगाया। एंटर की दबाने के बाद मैं टैब की दबाता हूँ। अगेन मैं printf लिखता हूँ, डबल कोट में मैंने लिख दिया मंडे, \n ब्रेक लगा दिया। इसी तरीके से मैं फिर से बैक स्पेस दबा के केस 3 देता हूँ, कोलन, टैब की, printf, डबल कोट के अंदर ट्यूसडे, \n ब्रेक स्टेटमेंट। इसी तरह से हम कितने भी केसेस दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मेरे केस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मैं नीचे printf और ब्रेक का इस्तेमाल करता जा रहा हूँ, और सभी printf हो चाहे केस स्टेटमेंट लिख रहा हूँ सभी प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ लिख रहा हूँ। एक के नीचे एक सभी केसेस दे रहा हूँ, एक के नीचे एक सभी printf स्टेटमेंट का भी यूज़ कर रहा हूँ। सभी ब्रेक स्टेटमेंट एक अलाइनमेंट में है। आपको भी अब इसी तरह से एक अलाइनमेंट में रख करके अपने प्रोग्राम को लिखना होता है।
जब भी आप प्रोग्रामिंग करें आप अपने अलाइनमेंट का या फिर इंडेंटेशन का ख्याल बहुत ध्यान से रखें, वरना आपका कोड गंदा होता चला जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, लेकिन आगे चल कर के आप लोग जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो उस समय हम आपके पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो चुके होंगे, और बहुत सारे स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर बंद हो रहा है, ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है समझने में। इस वजह से आप स्टार्टिंग से ही आदत डालिए कि सभी प्रोग्राम्स आप प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ लिखें। केस 6 दे दिया इसी तरह से। केस 6 देने के बाद में एंटर की, टैब की, printf, यहाँ पर आकर के मैं देता हूँ फ्राइडे, बैकस्लैशन, लास्ट में आकर के ब्रेक लिखता हूँ, सेमीकोलन। इसी तरह से केस 7, printf, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर सैटरडे, बैकस्लैशन, ब्रेक लगाया, एंड फाइनल। हमारे पास 7 केसेस हो चुके हैं। जैसा कि हमने यूजर से 1 से लेकर 7 के बीच का कोई ना कोई संख्या इनपुट करवाई थी, ये देखिए यहाँ पर, इसीलिए हमने 7 केसेस दिए हुए हैं। अब इन 7 केसेस को चलाने के बाद हम एक डिफ़ॉल्ट भी लगा देते हैं। अगर हम डिफ़ॉल्ट नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम एक डिफ़ॉल्ट लगा ज़रूर देते हैं, क्योंकि अगर कोई भी केस नहीं चलेगा तो हमारा डिफ़ॉल्ट के अंदर दिया गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया जाएगा। printf लगाया और यहाँ पर इनवैलिड मैसेज का या इनवैलिड नंबर का एक मैसेज दे देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ही था आप लोगों को कि डिफ़ॉल्ट में कोई ब्रेक नहीं लगता है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो खुद ही लास्ट में लगा हुआ है। ये स्विच से बाहर निकल गए, और स्विच से बाहर निकलने के बाद मैं यहाँ पर get ch लगा देता हूँ, और ये हमारा लास्ट में मेन फंक्शन बंद है। फाइल को करते हैं सेव, प्रेस करता हूँ मैं F2, यहाँ पर आकर के मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ bin/ के बाद switch.c। सबसे पहले मैं अपनी फाइल को कंपाइल कर लेता हूँ। 9 कोई भी एरर नहीं है। एंटर की प्रेस की एंड Ctrl+F9 से अपनी फाइल को करता हूँ रन। ये देखिए हमारे पास मैसेज आ रहा है, एंटर अ नंबर एंड 1 to 7। अब यूज़र को यहाँ पर 1 to 7 देख करके ये पता चल जाएगा कि उसे 1 से 7 के बीच का ही कोई ना कोई नंबर या डिजिट देनी है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर देता हूँ 2, तो 2 इनपुट देने के बाद हमें एंटर की प्रेस करनी है, और एंटर की जैसे ही यूज़र प्रेस करेगा लिख कर आ गया सेकंड नंबर का डे मंडे। एंटर की प्रेस की, वापस हम यहाँ पर आ गए। अब देखिए कि एग्जीक्यूट किस प्रकार से हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैंने वेडनेसडे की स्पेलिंग गलत कर दी है, तो यहाँ पर मैं एस लगा देता हूँ। स्टार्टिंग में चलते हैं अपने प्रोग्राम के। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट लगाया है, स्विच के अंदर अपने ch वेरिएबल को भेज दिया। अब ch वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू गई है उसे केस के आगे लिखे गए संख्या से मैच कराया जाएगा कि वो 1 है, 2 है या 3 है या 4 है। जो भी ch वेरिएबल में वैल्यू या नंबर आएगा उसको केस के आगे लिखे गए नंबर से मैच कराया जाएगा। जैसे कि मैंने 2 दिया था तो 2 नंबर वाले केस को मैच करा दिया गया, क्योंकि केस नंबर 2 में जैसा कि मैंने ch वेरिएबल के अंदर 2 दिया था तो 2 नंबर वाले केस को सही कर दिया गया, यानी कि एग्जीक्यूट करा दिया गया। उसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट यानी मंडे को प्रिंट कर दिया गया। उसके बाद ब्रेक करा दिया गया। ब्रेक क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि सभी केसेस के बाद हमें लास्ट में ब्रेक ज़रूर लगाना है। हर केस के अंत में ब्रेक ज़रूर लगेगा, तभी जा कर के कोई ना कोई एक केस ही चल पाएगा। क्योंकि अगर हम किसी केस को चलाने के बाद उसके अंदर ब्रेक नहीं लगाते हैं, लेट्स सपोज कि मैं केस नंबर 1 का ब्रेक हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं इस ब्रेक को हटा दिया मैंने और फाइल को कर दिया सेव, एंटर। अब क्या होगा कि मैं जब ch वेरिएबल के अंदर यूज़र से नंबर दिया जाएगा तो मैं वहाँ पर 1 दूंगा। जैसे ही मैं 1 दूंगा तो केस नंबर 1 को एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा, उसके अंदर लिखा गया संडे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक ना लगा होने की वजह से केस नंबर 2 के पास भी जाएगा हमारा कंट्रोल, और केस नंबर 2 के अंदर लिखे गए प्रिंट स्टेटमेंट यानी कि मंडे को भी प्रिंट कर दिया जाएगा। और मंडे को प्रिंट करने के बाद उसे मिलेगा ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक को एग्जीक्यूट कराएगा और ब्रेक करने के बाद स्विच से बाहर निकल जाएगा। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 2 आउटपुट आएंगे, संडे एंड मंडे, और मंडे के बाद ये ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा स्विच स्टेटमेंट से। तो चलिए रन करके देखते हैं। Ctrl+F9 दबाते हैं और ये देखिए जैसे ही इसने यूजर्स चॉइस मांगी तो मैंने यहाँ पर 1 दे दिया। 1 देने पर क्या होता है, देखिए संडे एंड मंडे दोनों आ रहे हैं, उसके बाद हमारा स्विच केस ब्रेक हो रहा है। इसी तरीके से मैं अगर वापस केस 1 में ब्रेक लगा देता हूँ और इसके बाद मैं केस 3 का ब्रेक हटा देता हूँ, इसके साथ साथ मैं केस 4 में भी जाता हूँ
एंड केस 4 में लिखे गए ब्रेक को भी मैं हटा देता हूँ। अब अगर यूजर से चॉइस मांगी जाएगी तो मैं दूंगा चॉइस 3। जब मैं चॉइस 3 दूंगा तो यहाँ पर केस नंबर 3 के पास आएगा और 3 में लिखे गए ट्यूसडे को चला देगा। ट्यूसडे को चलाने के बाद अगले केस में जाएगा, इसके अंदर लिखे गए प्रिंटफ को अंदर यानी कि वेडनेसडे को भी चला देगा। उसके बाद फिर से ब्रेक नहीं पाएगा तो यहाँ पर उसके बाद केस 5 में जाएगा और केस 5 में लिखे गए थर्सडे को भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब इसे ब्रेक मिलेगा तब जा करके ये स्विच से बाहर निकलेगा और बाकी केसेस को एग्जीक्यूट करना बंद करेगा। यहाँ पर हमारे पास यानी कि 3 आउटपुट आएंगे। पहला ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे में भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये अगले केस में जाएगा। इसके बाद ये प्रिंट करेगा वेडनेसडे को और वेडनेसडे में भी ब्रेक नहीं लगा हुआ है, इसकी वजह से ये नेक्स्ट केस में भी चला जाएगा और नेक्स्ट केस में जाकर के ये थर्सडे को प्रिंट करेगा। उसके बाद जब ये ब्रेक देखेगा तब जाकर के ये स्विच से बाहर निकलेगा और आगे के केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। चलिए मैं कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ चॉइस 3, एंटर की प्रेस करिए। ये देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 3 आउटपुट आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि यहाँ पर हमारे तीनों केस चल चुके हैं। अच्छा, क्योंकि हमने लास्ट में डिफॉल्ट लगा रखा है तो यहाँ पर अगर केस 1 से 7 के बीच में कोई मैच नहीं होते हैं, जैसे कि मैं 8, 9, 10 या फिर कोई अन्य नंबर दे देता हूँ जो कि इन केसेस में नहीं है, तो ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट को चलाया जाएगा और डिफ़ॉल्ट में दिया गया जो भी मैसेज है उसे प्रिंट करा दिया जाएगा। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि डिफ़ॉल्ट को लास्ट में लगाते हैं। स्विच के लास्ट में लगने की वजह से ये कंट्रोल को ऑटोमेटिकली स्विच से बाहर यहाँ पर निकाल देगा, इसमें ब्रेक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये डिफ़ॉल्ट ऊपर कहीं लगाया गया होता किसी केस से पहले या स्टार्टिंग में तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट में ब्रेक लगाना ज़रूरी था। अब यहाँ पर हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो लगा हुआ है ये लास्ट में लगा हुआ है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं रन करता हूँ कंट्रोल प्लस F9। यहाँ पर मैं दे देता हूँ चॉइस 9। अब 9 नंबर चॉइस देने का मतलब क्या है कि केस 1 से 7 तक है हमारे पास, 9 नंबर का कोई केस नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, डिफ़ॉल्ट को चलाया जाएगा और डिफ़ॉल्ट में दिया गया इनवैलिड नंबर ये देखिए आउटपुट आ रहा है। चलिए मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर मैं कोई इनवैलिड नंबर देता हूँ और डिफ़ॉल्ट नहीं लगा है तब क्या होगा। यहाँ पर जाता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट को हटा देता हूँ, फाइल को करते हैं सेव, यस एंड कंट्रोल F9 दबाता हूँ। मैं यहाँ पर देता हूँ अब नहीं। अब देखिए क्या होता है, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं है हमारे पास और डिफ़ॉल्ट के अंदर दिया गया स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो रहा है। एंटर की प्रेस की, मैं वापस बाहर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ स्विच किस प्रकार से काम कर रहा है और आप लोगों को किस प्रकार से इसको प्रयोग करना है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोगों को इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। स्विच का कर्ली ब्रेस कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, जिस प्रकार से मैंने लिखा है प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ, इसी तरह से आप लोगों को भी लिखना है ताकि आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो साफ सुथरा बने और आप लोगों को ही अपनी कोडिंग लाइन्स बहुत अच्छे से समझ में आए। आप लोग अपनी कोडिंग लाइन्स को समझने में, चाहे आप 1 महीने बाद समझे चाहे 1 साल के बाद समझे, आप लोगों को अपनी ही कोडिंग लाइन्स को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो उम्मीद करता हूँ स्विच केस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है, मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।